हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हाउ आर यू तो तू देख ली बेटा, छीका जोर से है नी, यही चल रहा है बस। थोड़ी सी सर्दी हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा, और थोड़ा सा गला खराब है। जैसे तैसे पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा पा रहा हूँ, है नहीं। हुआ ये था कि 3-4 दिन पहले ना, हाँ, गेट वेल सून, थैंक यू बेटा। 2-4 दिन पहले ना मैं बाहर चला गया था बिना स्वेटर पहने, और वापसी में आते आते रात हो गई थी। वापसी में आते आते मैं एक आइसक्रीम पार्लर पे रुका और मैंने थैला भर के आइसक्रीम खरीद ली, खूब सारी आइसक्रीम खरीद ली। और घर आए तो 2 तो घर वालों के साथ खा ली, 2 या 3 पता नहीं कितनी। उसके बाद जब सो गए तो जाके चुपचाप से एक और खा ली। तो वो जो चुपचाप से एक और खाई ना, वो वाली सर्दी लग गई मेरे को। बाकी तो उसके पहले ठीक था। चलो, तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने, अब ऐसा है कि चुप के आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए किसी से। थर्मोडायनेमिक्स में अपना बेसिक टर्म्स चल रहे थे जो थर्मो से रिलेटेड है। इसमें अपन लोगों ने लास्ट मेरे ख्याल से स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन देख लिया था। आज अपन लोग देखेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे, डिफरेंस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब इसको समझने से पहले ना एक छोटा सा उदाहरण है, थोड़ा छोटा नहीं, थोड़ा मोटा सा उदाहरण है जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, तो वहां से समझ में आएगा। फिर उसके बाद समझेंगे, है नहीं। एक लड़ाई कराएंगे आज अपन क्लास में। लड़ाई मतलब कुश्ती का मैच कराएंगे, और कुश्ती के मैच में अपन लोग रखेंगे 2 लोगों को। एक सबसे पहला जो है बहुत ही फेमस फाइटर अपने यहाँ का है, जिसका नाम है पोपटलाल। पोपटलाल को सब जानते हैं, है नहीं। वही वाला पोपटलाल है जो आप सोच रहे हो, वही पत्रकार पोपटलाल। तो वो रहेगा, एक तरफ से वो लड़ेगा, और दूसरी तरफ से लड़ने के लिए अपन लोग इंपोर्ट कर रहे हैं आदमी। अपन मंगा रहे हैं जापान से सूमो पहलवान। देखें, सूमो पहलवान भयंकर मोटे मोटे होते हैं, वो भयंकर मोटो वाला पहलवान और पोपटलाल, ये दोनों के बीच लड़ाई होने वाली। दोनों के बीच कौन सी लड़ाई होने वाली है? ऐसे मुक्का वो सब नहीं, सिंपल वो हाथ वाली लड़ाई होती ना, ऐसे ऐसे करके वाली लड़ाई होने वाली। तो ये दोनों को अपन ने आमने सामने खड़ा कर दिया। दोनों आ गए, शुरू में आके, अब हाथ तो आजकल मिला नहीं रहे, कोरोना चल रहा, तो उन्होंने ऐसे फिस्ट बम्प किया यूं करके, यो मैन। फिर यो मैन करने के बाद दोनों जन अपना ऐसे पकड़ के हाथ खड़े हो गए, क्यों, अभी लड़ाई करना है ना। अपन ने इधर से सीटी बजाई। अभी जैसे अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, अभी दोनों के बीच लड़ाई शुरू नहीं हुई। अभी जो है 2 फोर्सेस होती हैं कोई भी प्रोसेस में। जैसे एक मान लो मैं इधर से ढकेल रहा हूं, तो ये मेरी ड्राइविंग फोर्स है। एक को इधर से उसको अपोज कर रहा है, तो वो उसकी अपोजिंग फोर्स है। अभी जैसे मैंने सीटी नहीं बजाई, अभी शुरू हुई रिएक्शन, तो दोनों एक दूसरे का हाथ प्यार से पकड़ के खड़े हुए हैं ऐसे करके। इस समय जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है। दोनों फोर्सेस इक्वल है, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक, जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगा मैच शुरू हो जाएगा। सीटी बजाते ही क्या हुआ, मैच शुरू हो गया। क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा। ये जो सूमो पहलवान है पोपटलाल को लेके जाएगा और जो भी दीवार होगी दीवार में जमा कर देगा, अंदर फिट कर देगा। ठीक है, अच्छा, यही होने वाला है और कुछ इसके अलावा नहीं हो सकता। ये प्रोसेस उल्टा सोचना, कभी इसका उल्टा हो सकता है क्या?
कि पोपटलाल इसको उधर लेके चले जाए। पोपटलाल कौन है? दुबला पतला वाला है नहीं, वो ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। तो ये प्रोसेस रिवर्स हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। प्रोसेस कैसी? इररिवर्सिबल, एक ही डायरेक्शन में जाएगी इसी तरफ। यहां पर ड्राइविंग फोर्स कौन है? ड्राइविंग फोर्स है सुमो पहलवान, ठीक है। अपोजिंग फोर्स कौन है? अपोज कौन करेगा इसका? पोपटलाल, ठीक है। अपोजिंग फोर्स है पोपटलाल, ठीक। ड्राइविंग फोर्स कितनी बड़ी है? ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ी है। रिएक्शन हमेशा एक ही तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं हो सकता इसमें। वो बेचारा चुपचाप ऐसे पोपटलाल को उठाएगा और ले जा करके जमा कर देगा। ऐसे केस में ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स बहुत कम है। समझ में आ रही बात है? डन। ये एक प्रकार का रिएक्शन है। दूसरे प्रकार की प्रोसेस और थोड़ी सी महंगी है, थोड़ा और मुश्किल है उसको कराना। क्यों मुश्किल कराना है? उसमें अपन एक नहीं दो सुमो पहलवान लड़वाएंगे। एक है पहला वाला अपना सुमो पहलवान, वही है। दूसरा अपन ने एक सुमो पहलवान और इंपोर्ट किया है, जो है 1 ग्राम कम सुमो पहलवान। मतलब उसका वजन जो है पहले वाले सुमो पहलवान से 1 ग्राम कम है, ठीक। अब फिर से प्रोसेस, दोनों आए मोटे मोटे अपना, अच्छा हट्टे कट्टे दोनों आए हट्टे कट्टे। पहले वही फिस्ट बम यो मैन कर लिया, उसके बाद सीटी बजने से पहले ऐसे खड़े हुए दोनों। इस समय इनिशियल पोजीशन है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। T = 0 पर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ऐसे केस में रिएक्शन शुरू हुआ, एक तरफ सुमो पहलवान है और एक तरफ 1 ग्राम कम सुमो पहलवान है। बताओ भैया कौन जीतेगा? किधर जा सकता है प्रोसेस ऐसे केस में कहीं भी जा सकता है। 1 ग्राम से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है, दोनों जीत सकते हैं। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, कोई भी जीत सकता है, इंडिया भी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है। इंडिया और एक बहुत साल पहले टीम हुआ करती थी, बरमूडा नाम था उसका, अभी भी कभी वर्ल्ड कप में दिख जाती है, इंडिया और बरमूडा। उसके मैच में हमेशा ही कौन जीतता है? इंडिया ही जीतेगी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ होना ही नहीं है उसमें। तो वहां कैसा प्रोसेस हो गया? इररिवर्सिबल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों बिल्कुल एकदम आसपास लगे हुए हैं, कैसा हो गया? रिवर्सिबल। समझ में आई बात? तो एक प्रोसेस है जिसमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का अंतर, ड्राइविंग फोर्स समझ गए, अपोजिंग फोर्स समझ गए जो रोक रहा है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा है? बहुत छोटा सा, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल बोलते हैं इसको, बहुत 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 छोटा, ठीक। तो अगर ऐसा डिफरेंस है तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है अपनी क्या? इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, कोई भी जीत सकता है, ऐसी प्रोसेस कहलाती है रिवर्सिबल। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सुमो पहलवान हो और पोपटलाल हो, ऐसे केस में कौन जीतेगा? ऐसे केस में सुमो पहलवान धकेलेगा, पोपटलाल बेचारा रोकेगा। अपोजिंग फोर्स बहुत छोटी है, ड्राइविंग फोर्स बहुत बड़ी है। ये प्रोसेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी, कैसी है? इररिवर्सिबल। समझ में आया? तो लिखेंगे भैया रिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्सिबल में लिखेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें और पॉइंट है वो भी समझाता जाऊंगा मैं। ड्राइविंग फोर्स is greater than the opposing force. Driving force is greater than the opposing force by a driving force is greater than the opposing force by a infinitesimally यानी बहुत 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 इनफाइनाइट यानी अनंत 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 तक छोटा छोटा करने वाला हूं। इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वैल्यू, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू का दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक। इधर लिखेंगे ड्राइविंग फोर्स is greater than the opposing force. Driving force is greater than the opposing force by a much larger value. Driving force is greater than the opposing force by a much larger value. बहुत बड़ा डिफरेंस होगा ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में, ठीक। ये वाली प्रोसेस में
इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कब, अरे यार कितना मच्छर है यार सही में, इक्विलिब्रियम कब कब बनेगा, इक्विलिब्रियम बताओ साले, ये मच्छर भी अमर हो गए नहीं, ये सब वीडियो के साथ सब रिकॉर्ड हो रहा है, मच्छर भी अमर हो गए, बताओ, भी मारूंगा इसको मैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कब कब आएगा सोचो, तो इक्विलिब्रियम कब, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल कब होंगी, एक तो शुरुआत में इक्वल होंगी, कब शुरुआत में इक्वल होंगी, जब सीटी नहीं बजा, टी इक्वल टू 0 पे, उसके बाद वो उसको ढकेलना शुरू करेगा, सुमो पहलवान पोपटलाल को, कब तक ढकेलता जाएगा, कब तक ढकेलता जाएगा, जब तक कि वो उसको दीवार में फिट नहीं कर देता, वहां प्रोसेस खत्म हो गई, प्रोसेस खत्म हुई, उस समय फिर क्या हुआ, रुक गया ना मामला, रुक गया मामला, यानी फिर से दोनों ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स क्या हो गई, एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कब आएगा, मतलब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स इक्वल कब होंगी, एक तो इनिशियली और एक कहां पर, फाइनली। जबकि अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस देखूं, दो सुमो पहलवान है, तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम होगा थ्रू आउट द प्रोसेस, हमेशा ही दोनों लगभग इक्वल होंगे, ठीक। तो लिखेंगे भैया द प्रोसेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, द प्रोसेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग ऑल द स्टेप्स, ड्यूरिंग ऑल द स्टेप्स, सारे स्टेप्स में प्रोसेस कहां होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक। यहां कब आएगा इक्विलिब्रियम, बीच में आएगा कि कौन सी इरिवर्सिबल, कौन है, एक पोपटलाल और एक सुमो पहलवान, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कब इक्विलिब्रियम आएगा भैया, केवल शुरू में और केवल लास्ट में जब प्रोसेस रुक जाएगी। तो लिखेंगे भैया इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड ओनली इनिशियली, ओनली इनिशियली एंड ओनली इनिशियली एंड फाइनली, केवल शुरू में और लास्ट में इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो सुमो पहलवान और पोपटलाल वाली प्रोसेस है, इसको खत्म होने में कितना देर लगेगा, कितना देर लगेगा, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा बोल दिया तो 5 मिनट, शुरू हुआ वो तो फूक के ही गिरा दे उसे, बक साले करके, समझ में आ रही बात, तो केवल शुरू हुआ और खत्म हुआ, टाइम लगना है क्या ज्यादा, नहीं। तो लिखना भैया इरिवर्सिबल कितने देर में होगी, इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप और बहुत तुरंत हो जाएगी, ये वाली प्रोसेस जिसमें दो सुमो पहलवान है, कभी ये आगे हो गया, कभी ये पीछे हो गया, कभी ये आगे हो गया, कभी ये पीछे हो गया, ऐसे ही चल रहा है। कब से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है। कब तक चलेगा, बहुत देर तक चलेगा। कितने स्टेप में होगी, इनफाइनाइट स्टेप में होगी। कितने देर में होगी, इनफाइनाइट टाइम लगेगा होने में। तो रिवर्सिबल में लिखेंगे प्रोसेस अकर्स in a infinite number, process occurs in a infinite number of small steps, process occurs in a infinite number of small steps and takes infinite time, infinite number of small steps में होगी ये वाली प्रोसेस, और कितना टाइम लेगी, इनफाइनाइट टाइम लेगी, इन टेक्स इनफाइनाइट टाइम। ठीक, इधर लिखेंगे भैया प्रोसेस सुमो पहलवान इरिवर्सिबल है, सुमो पहलवान और पोपटलाल कितने स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप। कितने देर में होगी, 2, 4, 5 मिनट। कैसा टाइम लगेगा, फाइनाइट टाइम। तो लिखेंगे भैया प्रोसेस अकर्स इन अ सिंगल स्टेप, प्रोसेस अकर्स इन अ सिंगल स्टेप एंड टेक्स finite time, process occurs in a single step and takes finite time, single step में होगी और उसमें एक फिक्स्ड टाइम लगेगा, फाइनाइट टाइम। ठीक है जी। कौन सी प्रोसेस में कुछ काम वाम होगा, ये जो सुमो पहलवान और पोपटलाल है इसमें तो क्या ही काम होगा, ऐसे करेगा वो भाग गया, तो वर्क डन कैसा होगा, बहुत कम होगा। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में भिड़े हैं दोनों, ये लगे हुए, कितना काम हो रहा है इसमें, इसमें बहुत काम हो रहा है। ठीक, तो लिखेंगे रिवर्सिबल में वर्क डन इज मैक्सिमम, वर्क डन इज मैक्सिमम
वर्क डन इज मैक्सिमम। यहां लिखेंगे भैया वर्क डन, मिनिमम नहीं होता ना, ध्यान रखना बच्चा मिनिमम बोल देता है। वर्क डन इज लेस देन मैक्सिमम। वर्क डन इज लेस देन मैक्सिमम। ये जब उठाया नहीं था जब तक के, तो 2000 मच्छर घूम रहे थे यहां से वहां। जैसे ही इसको उठाया हूं, साले इनके भी दिमाग जनरेट हो गया है क्या आजकल, देख के डर जा रहे हैं, सारे गायब हो गए, एक भी नॉट, यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल मच्छर इन दिस होल रूम। मजाक चल रहा है? मेरे साथ भी ऐसे होता है। हाँ यार, अब मैं मारने के लिए उतारूं कि मिले साले मारूं करके, तो भाग गए सबके सब। बताओ तरीका है कोई? ये मैनर ठीक नहीं है यार इन लोगों के। हाँ जी, आप बताओ। नेचर में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही, जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना, नेचुरली झरने का, कहां बहता है झरना? ऊपर से नीचे। एक बाल्टी ली मैंने, बाल्टी में एक इंक की बूंद डाली, इंक की बूंद पूरे में फैल गई, है नहीं? परफ्यूम की शीशी खोली, पूरे कमरे में उसकी महक फैल गई। अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का धुआं मिक्स हो गया। ये सब प्रोसेस जैसे धुआं मिक्स हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको वापस खींच के वापस अगरबत्ती बना लूं, तो पॉसिबल है क्या? मैं चाहता हूं झरना उल्टा बहने लगे, पॉसिबल है क्या? सर वीडियो उल्टा चला लो, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना? और अरे यार, ये बहुत गलत गलत सवाल पूछते हो तुम लोग पढ़ाते समय। छोड़ दे 2-3 पेज हुआ, अब क्या उसमें 4 पेज छोड़ दे, है नहीं? पढ़ाते तो बढ़ाने समय मत पूछा करो। हाँ, और पढ़ाते समय पूछ रही कितना पन्ना छोड़ूं? अरे छोड़ दे तो 4 ठो, क्या उसमें फाड़ दियो या एक्स्ट्रा लगा दियो, क्या फर्क पड़ेगा, तेरी कॉपी है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। झरना ऊपर से नीचे बहेगा, नीचे से ऊपर नहीं बह सकता। इंक की बूंद पानी में गिर के फैल गई, वापस उल्टा सोचो उसको, पॉसिबल नहीं। परफ्यूम की शीशी खोली, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स फैल गए पूरे कमरे में, खुशबू हो गई, वापस खुशबू अंदर डालो, पॉसिबल नहीं है। उम्र का बढ़ना, उम्र बढ़ ही रही है, उल्टा रिवर्स करना, पॉसिबल नहीं है। तो नेचर में जितनी भी चीजें अपने आप हो रही हैं, ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस, जैसे झरना ऊपर से नीचे गह रहा है, नेचुरल, नीचे जा रहा है, नेचुरल। अगरबत्ती के धुएं का हवा में मिक्स हो जाना, नेचुरल है। परफ्यूम की शीशी खुलने से मॉलिक्यूल का फैल जाना, नेचुरल है। इंक की बूंद बाल्टी में गिरने से फैल जाना, नेचुरल है। उम्र का बढ़ना, नेचुरल है। सब कैसी हैं? इरिवर्सिबल होती हैं, इरिवर्सिबल, बहुत आसानी से हो जाती हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में देखने को नहीं मिलती, इसको कराना बहुत मुश्किल है। और इसको अपन याद कैसे रखेंगे? अपने एग्जाम्पल में अपन ने 2 सुमो पहलवान किस में लाए? रिवर्सिबल में। एक सुमो पहलवान लाया कहां? इरिवर्सिबल में। सुमो पहलवान कहां मिलते हैं? अपने यहाँ पचपड़ीना का चौक में खड़े रहते हैं क्या? भैया कुछ काम है तो बताओ करके, घर वर तोड़वाना हो। सुमो पहलवान जापान से इंपोर्ट करना पड़ता है। एक इंपोर्ट करने में बहुत खर्चा होगा, 2 इंपोर्ट करने में, इधर आ गया, 2 इंपोर्ट करने में और ज्यादा खर्चा होगा। समझ में आ रही बात? तो ज्यादा मुश्किल कौन सी प्रोसेस है कराना? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल के नीचे लिखेंगे इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज, इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज इन प्रैक्टिस, इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कराना बड़ा मुश्किल है। किसको? रिवर्सिबल को। इरिवर्सिबल में लिखेंगे इट इज इजी, it is easy to realize in practice, it is easy to realize in practice। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो याद रखनी है, पूछता है स्कूल में डिफरेंस, है ना? सबसे बड़ी चीज जो याद रखनी है रिवर्सिबल प्रोसेस में, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। सुमो पहलवान और 1 ग्राम कम सुमो पहलवान, दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा है? बहुत 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 छोटा है। उस शब्द को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिफरेंस। ठीक। और दूसरी प्रोसेस इरिवर्सिबल में, जिसमें सुमो पहलवान और पोपटलाल है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस कैसा है? उनके बीच का डिफरेंस बड़ा है। ठीक है भाई, याद रहेगा, जितना पॉइंट लिखा है सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे
साइन कन्वेंशंस फॉर वर्क डन एंड हीट, दोनों के लिए साइन कन्वेंशंस फॉर वर्क डन एंड हीट। देखो वो जो डिफरेंस पढ़ाया उसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, पूछता है वो पेपर में, स्कूल में तो बहुत पूछता है, ठीक है। साइन कन्वेंशंस फॉर वर्क डन एंड हीट, सबसे पहले लिखेंगे हीट। दो चीजें हो सकती हैं, या तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर ले, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम और हीट गेन्ड बाय द सिस्टम और हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। ये 3-4 प्रकार, ऐसा कोई भी मीनिंग बनाने वाला शब्द हो जो है ना। तो इन सब केस में सिस्टम जो है, हम सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, सिस्टम ने क्या करी, हीट एब्जॉर्ब करी, सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे केस में हीट को Q से डिनोट करते हैं, ऐसे केस में साइन कन्वेंशन उसको पॉजिटिव बताता है, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव। समझ में आई बात, ठीक। दूसरा केस हो सकता है, अरे बाप, दूसरा केस इसका उल्टा हो सकता है, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, साथ साथ लिखते जाओ, और हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, या हीट गिवन बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट दे दे। ऐसे केसेस में सिस्टम की एनर्जी कम होगी और सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो इसको क्या माना है, इसको माना है नेगेटिव, ठीक है। इसको क्या मान लिया है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बड़ा आसान है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। दूसरा साइन कन्वेंशन आता है भैया वर्क डन के लिए। तो 2 प्रकार का वर्क डन होता है ना, 2 प्रकार का वर्क डन होता है। सबसे पहला होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, और दूसरा होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। ये दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का लोचा है नहीं। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है, सिस्टम पे काम हुआ, अरे बाप रे, सिस्टम पे काम हुआ। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम बेचारे ने खुद ने काम किया। अब सोचो कल संडे का दिन है, घर वाले तुमसे कुछ काम करवा ले, तुम सिस्टम, तुमने खुद ने काम किया, तुमने खुद ने काम किया, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम को शास्त्रों में बताया गया कि ये नेगेटिव होता है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम खुद काम कर रहा, ऑब्वियस सी बात। अब पिताजी ने बोला कि चल बेटा छत साफ करेंगे, आजा आज, तुमने पिताजी की बात काट दी, है ना। अब लड़कों के लिए ज्यादातर ये बोल रहा हूँ, लड़कियों को तो बहुत घर में छूट मिलती है, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे पिताजी ने लड़के को बोला, बालक को, कि चल बेटा छत साफ करेंगे, लड़के ने बोला नहीं जाऊंगा, सो रहा हूं करके। तो ऐसे केस में पिताजी क्या करेंगे, पिताजी उसको बाल से पकड़ेंगे ऐसे करके और उसको ऐसे झुकाएंगे, ऐसे झुका के उसकी पीठ में क्या कर देंगे, वर्क डन कर देंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम की 12 बजा दी गई, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम करने से सिस्टम क्या होगा, जो सिस्टम सो रहा था वो उठ के खड़ा हो जाएगा, अरे बाप रे पड़ी है जोर से। सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ क्या हो गया, पहले तो मन में गाली देगा वो बाप को अपने, मगर खैर वो बात अलग है, गुस्से में आ जाएगा, बोले लाओ कौन सा छत साफ करना है साला, लाओ पड़ोसी का भी कर देता हूं, सोने नहीं देते, एक तो संडे मिलता है, ऐसा कुछ बोल के बेचारा छत साफ करने चल देगा। उसकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऐसे सोचना, ऑन द सिस्टम काम कर दिया, उसकी एनर्जी क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी। ये हो गया पॉजिटिव माना गया इसको, ठीक है।
अब ना यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तकलीफें हैं थोड़ी। वर्क डन ऑन द सिस्टम को कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन बोला गया, कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन। वर्क डन बाय द सिस्टम को एक्सपांशन वर्क डन बोला गया। बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाता है हमेशा। अब बच्चे का तो नहीं पता, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था, तो मैंने अपन ने छोटा सा अपना एक वो बना लिया। ये है एक तो सिलेंडर, फिजिक्स में देखा होगा सिलेंडर बहुत यूज करते हैं हम लोग। ये उसके ऊपर लगा दिया मैंने एक वेटलेस, मासलेस, सेंसलेस पिस्टन। पता नहीं कौन सा पिस्टन लाए फिजिक्स वाले, ना उसमें वेट होता है, ना मास होता है, ना फ्रिक्शन होता है। इनका पुली, दुनिया जितना पुली चला रहे हैं लोग फिजिक्स में, HC वर्मा में ले लो, एरोडोव में ले लो, कोई किताब में ले लो, हर पुली में फ्रिक्शन ही नहीं होता। कैसा पुली है बे, है कहां मिलता है हमको बताओ। हमारा गांव में खेत है, खेत में कुआं है, कुएं में पुली लगाए, बहुत अड़ता है, उसमें लगाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा उसमें, नहीं। वैसे ही अभी पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में, तो वहां पिस्टन आएगा, मासलेस, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, तुम साइड में लिख लेना सेंसलेस पिस्टन। तो ये उनका पिस्टन है। कोई फिजिक्स वाला मास्टर सुने कभी जिंदगी में गाली नहीं देना, ये होता है नहीं, ये पिस्टन है, ठीक। ये लगा दिया पिस्टन। अपन लोग पढ़ते हैं गैस के बारे में। गैस यहां भरी अंदर, और ये मेरा सिस्टम है। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद काम करेगा। सिस्टम ये है, ये देखिए सिस्टम, ये सिस्टम है। नमस्ते करो सब लोग, ये सिस्टम है नहीं। नमस्ते सिस्टम भैया। ये क्या चाहेगा, ये क्या चाहेगा कि ये जो सिलेंडर का ऊपर का जो ये पिस्टन है, ये इसके सर पे आके गिरे और इसको दबा दे, ऐसा चाहेगा क्या ये? नहीं। तो ये कैसा काम करेगा, ये ऐसा काम करेगा कि इसको दूर भेजेगा, और इसको दूर भेजेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एक्सपांशन वर्क डन होगा। एक्सपांशन वर्क डन है, याद रखना भैया, ठीक है। दूसरा केस ले आया मैं, यही वाला पिस्टन, यही वाला सिलेंडर, यहां पर मेरा सिस्टम है गैस, यहां अंदर गैस भरी, गैस के बारे में पढ़ रहा हूं मैं, सिलेंडर और पिस्टन के बारे में नहीं पढ़ता। यहां गैस भरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर काम करना है। सिस्टम के ऊपर खड़े हो जाओ, या आप सिस्टम के ऊपर खड़े हो गए, ये है नहीं, ये सिस्टम के ऊपर आप खड़े हो गए। ऊपर खड़े हो गए तो क्या हुआ, पिस्टन किधर जाएगा, नीचे जाएगा, और पिस्टन नीचे जाएगा। तो ऐसे केस में कैसा वर्क डन होगा भैया, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्शन वर्क डन होगा, या कंप्रेशन भी बोल सकते हो, कंप्रेशन ही बोलते हैं, कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आई भाई बात। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम क्या चाहेगा, ऊपर चले जा, ऊपर चले जा, तो क्या हो जाएगा, एक्सपांशन। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऊपर खड़े हो जाओ, साले के ऊपर खड़े हो जाओ, तो क्या होगा, नीचे दब जाएगा, नीचे दब जाएगा, तो कैसा वर्क डन होगा, कंप्रेशन वर्क डन होगा। समझ में आया, नोट करो दोनों को, मैं दवाई खाता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। किसी कुछ पूछना है पूछ लो। अभी 6, 7, 8 मैसेज आया क्या, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ठीक, पुराना है सब। किसी कोई डाउट है क्या, ये फिजिक्स में उल्टा है ना, और फिजिक्स में कैसा है ये मुझे नहीं पता, मेरे को केमिस्ट्री का आता है वैसा है। पूरे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में केवल यही एक चीज उल्टी है, बाकी सब चीज सीधी है। हो भी गया, गजब यार। आज भी पढ़े, आज ही पढ़े फिजिक्स में भी, अच्छा। उनका कुछ उल्टा होता है, पता नहीं क्या था अमीश उनके में, सर उल्टा जैसा साइन उल्टा था ना, बाकी सब ठीक है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स बहुत प्यारा यूनिट है, यहां एक से एक लॉज है। आज एक लॉ पढ़ाऊंगा आपको, एक नहीं 2 पढ़ा दूंगा आज मैं। मेहनत हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। सबका हो गया था, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं। आगे हेडिंग डालेंगे भैया। अब थोड़ा सा हम लोग भी फंसे हुए हैं, लेकिन पहले एक थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको लिखेंगे 0th लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने पूछा भी थर्मोडायनेमिक्स वालों से कि भैया फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है, न्यूटन के 3 नियम है, ये तुम्हारा जीरोथ लॉ क्या है करके। तो उन्होंने मेरे बताया, बोले यार हम लोग फर्स्ट लॉ दे बैठे थे, फिर हमें याद आया कि यार ये एक लॉ है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, छूट गया, इसको उसके पहले होना चाहिए, तो फर्स्ट के पहले उन्होंने इसको जीरोथ लॉ नाम रख दिया। वो तो अच्छा हुआ कि इन्होंने और 2-3 लॉ नहीं तो -1, -2, -3 लॉ भी होते हैं इन पे सालों पे, है नहीं। खैर छोड़ो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही प्यारा लॉ है। प्यारा लॉ ऐसे है, ये कहता है कि अगर A बराबर B है और A बराबर C है, A बराबर B है और A बराबर C है, तो ऐसे केस में B बराबर C होगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि if two systems, if a system A is in thermodynamic equilibrium with system B and system C separately, A जो है वो B और C दोनों के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है, तो ऐसे केस में B और C भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होंगे। समझ में आई बात? ये साड़ा सा लॉ है। तो आओ लिखो भैया साड़े से लॉ को। इफ अ सिस्टम ए मरा, इफ अ सिस्टम ए is in thermodynamic equilibrium, if a system A is in thermodynamic equilibrium with two systems B and C, with two systems B and C separately, B and C separately, then these two systems ब्रैकेट में लिखना B and C, then these two systems ब्रैकेट में लिखना B and C are also in thermodynamic equilibrium, are also in thermodynamic equilibrium with each other, are also in थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, यही ब्रैकेट में लिख लेना जो मैं बता रहा था पहले आपको, क्या A बराबर B, A बराबर C, और ऐसे करके लिख लेना B बराबर C। ठीक है, इफ टू सिस्टम्स नहीं, इफ अ सिस्टम A is in thermodynamic equilibrium with two systems B and C separately, then these two systems B and C are also in thermodynamic equilibrium, are also in thermodynamic equilibrium with each other। ठीक है जी, are also in thermodynamic equilibrium with each other। ठीक, तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, केवल थ्योरेटिकल लॉ है, पता नहीं क्यों लिखा है। आगे लिखेंगे भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये ऐसा लॉ है आपने अपनी जिंदगी में नहीं सुना होगा कभी। नो वन हैज एवर हर्ड अबाउट दिस लॉ इन देयर होल लाइफ, बिल्कुल नया लॉ है। लिखेंगे भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट में लिखते हैं FLOT, फ्लॉट, FLOT फ्लॉट। हाँ, अभी आ रही, बहुत बढ़िया लॉ है। फर्स्ट लॉ आप देखेंगे आपको मजा आ जाए, कभी नहीं सुनी। फ्लॉट लिखेंगे भैया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वाह भाई वाह, कभी नहीं सुना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वाह भाई वाह। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted. It can only be converted from one form to another. It can only be converted from one form to another. ठीक है,
ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यही है वो पुरानी वाली, क्यों, कौन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 4 लॉ है इसमें, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जीरोथ और फर्स्ट आपने देख लिए कितने अच्छे हैं। अभी आप आगे जाएंगे, सेकंड और थर्ड भी आप देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। चप्पल ढूंढोगे, कहां गई चप्पल दौड़ने के लिए, इसकी तरफ है नहीं। चलो, तो अगला लिखेंगे। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, तो लिखेंगे भैया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल हो गया। मैथमेटिकल देख लेना ना, कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ है यहाँ। मैथमेटिकल सही तो लिखा था यार, चलो ठीक है, छोड़ो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक सिस्टम है मेरे पास, उसकी, अरे यार एक चीज तो लिखाना छूट ही गया, चलो खैर कोई नहीं यार, लेकिन वो चीज पहले लिखानी पड़ेगी। 5 लाइन छोड़ेंगे और एक हेडिंग डालेंगे भैया, और फिर वापस आऊंगा मैं। एक छोटी सी चीज छूट गई, मेरी तबीयत खराब है ना, तो भूल गया था मैं। 5 लाइन छोड़ेंगे और हेडिंग डालेंगे इंटरनल एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे U, ये इसका नया सिंबल है, और E इसका पुराना सिंबल है। इंटरनल एनर्जी U या E, ठीक है। इंटरनल एनर्जी U और E क्या होता है, 5 लाइन छोड़ के लिखना, वापस आऊंगा पीछे। इंटरनल एनर्जी U या E में लिखेंगे इट इज द सम टोटल of all types of energy. It is the sum total of all types of energy present within a molecule, within a system. It is the sum total of all types of energies present within a system. किसी सिस्टम में प्रेजेंट सभी प्रकार की एनर्जीज का सम। U बराबर हो सकता है, कौन कौन सी एनर्जी हो सकती। इमेजिन करो जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे में गैस मॉलिक्यूल्स है और वही आपका सिस्टम है, आप उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हो। तो अब गैस मॉलिक्यूल क्या क्या कर सकते हैं, सीधा गोल गोल घूम, सीधा जा सकते हैं इधर से उधर। उनके पास क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। उनके पास क्या हो सकती है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। और क्या हो सकता है, वो लोग अपनी जगह में रोटेट कर सकते हैं, तो उन्हें के पास रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, और क्या कर सकते हैं वो लोग अपनी जगह में धीरे धीरे है वाइब्रेट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो उनके पास अगली कौन सी एनर्जी हो सकती है, उनके पास में अगली वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है। और क्या कर सकते हैं वो लोग के पास में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है। उनके पास में न्यूक्लियस होगा, तो उनके पास में न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। उनके बीच में बॉन्ड होंगे, तो उनके पास बॉन्ड एनर्जी हो सकती है। मेरी एनर्जी हो सकती है, तेरी एनर्जी हो सकती है, ना जाने और कौन कौन सी एनर्जी, जो सी एनर्जी होगी, सभी एनर्जीज का सम क्या कहलाएगा भैया, टोटल एनर्जी कहला सकता है। समझ में आई बात भैया, ठीक। अब जैसे इसको मैं इंसान से कंपेयर करूं, तो आज मैं अपना बटवा लाना भूल गया, नहीं तो जनरली नहीं, आजकल तो दूसरा भी आ गया ना, आजकल तो इंसान का बटवा उसके मोबाइल में ही है। तो अभी जैसे मेरे पास फोन में गूगल पे का ऐप है, इसमें मैंने अपने 2 खाते डाल रखे हैं, 20 रुपए किसी को दिया भी दिखा रहा था। तो गूगल पे में मेरे पास में
धन है, ये मेरी इंटरनल एनर्जी हो गई। इसमें 2 कूपन भी है जो फ्राइडे को खुलेगा, अगले फ्राइडे को, हो सकता है उसमें भी 20 रुपए मिले, तो वो मेरी इंटरनल एनर्जी हो गई। मेरे पास फोन पे है, फोन पे में कोई और अकाउंट हो सकता है, उसमें एनर्जी हो सकती है। मेरे पास में पेटीएम है, पेटीएम में पेटीएम कैश हो सकता है, पेटीएम वॉलेट का कैश हो सकता है, वो मेरी एनर्जी हो सकती है। मेरे पास में अमेजॉन है, अमेजॉन पे हो सकता है, वो हो सकती है। मेरे जेब में अभी 5 का सिक्का भी है एक ठो, ये जेब में यही है, पैंट में पड़ा हुआ है। नहीं तो मेरे बटुए में कैश हो सकता है। आज किसी की फीस भी आई थी, जिस किसी ने भी फीस दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनएम ट्यूटोरियल आपका बहुत बहुत आभारी। मेरे पास कैश एनर्जी भी हो सकती है ना। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारी एनर्जीज हो सकती है ना। मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड हो सकता है, उसकी एनर्जी हो सकती है। तुम बता सकते हो क्या कि मेरे पास कितनी एनर्जी है टोटल? तुम नहीं बता सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट किसी की भी। हम जब काइनेटिक एनर्जी मेजर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मेजर नहीं कर पाएंगे। चलो पोटेंशियल भी मेजर कर दी, फिर वो रोटेशनल गोल गोल एक एक मॉलिक्यूल को कहां तक घुमाएंगे। जब तक मैंने रोटेशनल कैलकुलेट करी, उसकी काइनेटिक चेंज हो गई। वाइब्रेशनल एनर्जी में कैसे कैलकुलेट करूंगा? कोई फॉर्मूला ही नहीं। इतनी सारी कैलकुलेशन करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है और ना ही ये पॉसिबल है करना। इट इज इम्पॉसिबल, ठीक, कि हम किसी की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी का पता लगा सके। तुम ये नहीं बता सकते कि मेरे फोन में या मेरे बटुए में, बटुआ लाया नहीं मैं, इमेजिन करना, बटुए में कितने कार्ड है और कितने कार्डों में कितना पैसा है ना। मेरे पास गेम जोन का कार्ड है, उसमें भी 1000 रुपए डला हुआ है, तुम वो भी नहीं बता सकते। सब जोड़ के बता सकते हो क्या? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो नीचे ये हो गया कि नोट करना? पहले ये नोट करो जल्दी से। किसी के पास टोटल एनर्जी कितनी है हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुम्हारे पिताजी के बटुए में कितना पैसा है, वो कैश तो तुम मेजर कर सकते हो, लेकिन किस कार्ड में कितना पैसा है, कौन सा क्रेडिट कार्ड में क्या है नहीं, गाड़ी पेपर है, पता नहीं क्या क्या चीज है उसमें, तुम नहीं बता सकते। ठीक है, तुम क्या पिताजी खुद नहीं बता सकते। तो आगे लिखेंगे भैया नोट करके इसके नीचे, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल अटक गई। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू of internal energy. It is impossible to calculate the exact value of internal energy of a system. किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। ठीक, लेकिन तुमने मान लो मेरे 20 रुपए दिए, 20 रुपए तो कम हो जाएंगे, ज्यादा दो, 500 रुपए दिए, है ना। शराब की 20 रुपए वाली औकात है, अबे चलो 500 दिए, है नहीं। तुमने मुझे 500 रुपए दिए और मैंने वो 500 रुपए लेकर के अपने बटुए में डाल दिए। तो अब तुम ये बता सकते हो कि मेरी एनर्जी कितने से बढ़ गई? मेरी एनर्जी 500 रुपए से बढ़ गई। ठीक है, तुमने मुझसे 500 रुपए मांगे, मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए, तो तुम ये बता सकते हो सर की टोटल एनर्जी जितनी भी रही होगी इंटरनल एनर्जी, उसमें से 500 रुपए कम हो गए। समझ में आई बात? केवल क्या निकाला जा सकता है? केवल निकाला जा सकता है कितना चेंज हुआ है, केवल वही निकाला जा सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू का निकालना इम्पॉसिबल। मैं नहीं बता सकता दुनिया में कितने मच्छर हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एक तुम्हारा मैंने तो एक का चेंज आ गया। समझ में आई बात? वैसे ही कुछ है। क्या लिखा है मैंने? इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड it is also not necessary, and it is also not necessary to calculate it. उसको कैलकुलेट करना नेसेसरी भी नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट इट। ये तो वाली बात हो गई कि अंगूर खट्टे हैं, है नहीं। समझे मेरी बात? हम इंटरनल एनर्जी निकाल नहीं सकते, तो साइंटिस्टों ने बोल दिया नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल है। बोले हाँ, तो फिर उसकी जरूरत भी नहीं, आगे बढ़ो करके।
अंगूर तक नहीं पहुंच सकते तो अंगूर खट्टे, काम का नहीं बोल दिया। अगर मान लो इम्पॉसिबल होता निकालना तो 3 न्यूमेरिकल तो मैं कराता कम से कम, है नहीं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, तो झंझट ही खत्म हो गया। लिखेंगे भैया आगे उसी के, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। केवल अपन क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आई बात? अगला लिखेंगे भैया इंटरनल एनर्जी, अगला पॉइंट लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी is an extensive property. Now what do you mean by an extensive property? Anyone? क्या होती है? कल पढ़ाया हूं, परसों। मास डिपेंडेंट, अमाउंट ऑफ मैटर डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। मेरे पास 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस में मेरे पास Na पार्टिकल्स है। मेरे पास 2 मोल गैस है, 2 मोल गैस में मेरे पास 2 Na पार्टिकल है। Na पार्टिकल में Na पार्टिकल्स की एनर्जी होगी 2 मोल में 2 मोल, यानी ज्यादा मैटर हो गया ना, ज्यादा पार्टिकल की एनर्जी होगी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे मेरे अंदर देखो, मेरे अंदर मैटर ज्यादा है, तो मेरी जो इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मेरे पास मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ज्यादा होगी। अल्टीमेटली मेरी इंटरनल एनर्जी तुम्हारी इंटरनल एनर्जी से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास अमाउंट ऑफ मैटर क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? अगला लिखेंगे इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मेरे को तुमने 500 रुपए दिए या मेरे को रोड में 500 रुपए मिला, दोनों ही केस में मेरी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, +500। इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ कि वो कहां से आया, उस पर डिपेंड नहीं करता। पैसा पैसा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कहां से बढ़ी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आई बात भैया? ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया अपनी इंटरनल एनर्जी। अब वापस ऊपर आ जाते। मेरे पास एक सिस्टम है, 5 लाइन जहां छोड़वाई थी, अरे यार फिर आ गया, देखो ये नहीं मानने का मालूम, इसको मार खा के ही जाएगा। ये कहां है, चलो गया। इसकी इंटरनल एनर्जी है U1, U1 इसकी इंटरनल एनर्जी है। इसको मैंने Q अमाउंट में हीट दी और इस पे मैंने W अमाउंट में वर्क किया। दोनों ही चीजों से, तू भी नहीं मानेगा क्या, कहां गया, दोनों ही चीजों से सिस्टम की अब जो इंटरनल एनर्जी हो गई, सिस्टम की अब जो इंटरनल एनर्जी हो गई, ये हो गई U2। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये जो U2 होगा, मेरे बटवे में U1 इंटरनल एनर्जी थी, तुमने मुझे एक 500 रुपए का अमेजॉन का कूपन दिया, वर्क डन हो गया, और तुमने मुझे 500 रुपए कैश दिए, तो मेरी इंटरनल एनर्जी टोटल कितनी बढ़ गई, 1000 से जितनी थी पहले। अब वो जो बाद वाली हो गई U2 जो हो गई, वो कितनी हो गई, U1 जो पहले से था बटवे में, प्लस आपने जो 500 रुपए दिए, प्लस आपने जो 500 रुपए का अमेजॉन का कूपन दिया, मतलब U2 किसके बराबर होगी, U2 बराबर होगी जो पहले से U1 था, प्लस उसमें जो Q अमाउंट में हीट दी, प्लस उसमें जो W अमाउंट में वर्क किया, उसके बराबर हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं U2 माइनस U1 निकालूं तो ये किसके बराबर आएगा, Q प्लस W के। यहां से U2 माइनस U1, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा U। तो यहां से आ गया डेल्टा U बराबर Q प्लस W, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। समझ में आई बात भैया? ठीक, तो दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
इतना नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे अपन। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो। अभी अपन एक डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद अपन न्यूमेरिकल की ओर बढ़ जाएंगे। मतलब अगली क्लास से अपने को न्यूमेरिकल ही करना है। हटू क्या? हेडिंग डालेंगे भैया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ब्रैकेट में लिखेंगे पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क। इसके दो टाइप का है होता है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क। पहला लिखेंगे भैया इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। केमिस्ट्री में अपन लोग ज्यादातर आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में ज्यादातर जानकारी आपको फिजिक्स में मिलेगी, केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं होता है ना। इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल है यानी डेल्टा टी बराबर क्या होगा? 0। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी बराबर 0। ठीक, अब आ जाओ जरा कैसे करेंगे इसको अपन लोग। मेरे पास में एक ज्यादा बड़ा हो गया, एक मेरे पास में सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए क्या है उसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऊपर से इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है जिसको मैंने डिनोट किया है पी एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल लगने की वजह से पिस्टन कहां जाएगा? ये पिस्टन जाएगा अंदर, तो ये पिस्टन चला गया अंदर। जैसे ही पिस्टन अंदर जाता है, पिस्टन अंदर जाने के बाद पिस्टन थोड़ा सा अंदर हो जाएगा ऐसे करके, ये हो गया। ठीक, अंदर का प्रेशर जो है फिलहाल, अच्छा अंदर का वॉल्यूम जो है ये है V1 पहले केस में। बाद के केस में ये वॉल्यूम हो गया V2। कंप्रेशन हो रहा है और नजर आ रहा है कि V1 बड़ा है V2 से। कंप्रेशन का केस है V1 ज्यादा है, V2 छोटा है। ठीक, पिस्टन अंदर जाने लगा, पिस्टन अंदर चला गया। ठीक, ये जो दूरी पिस्टन चला है, यहां पहले हुआ करता था पिस्टन। ठीक है, ये जो दूरी पिस्टन चला है, इस दूरी को अपन लोग dl से डिनोट करेंगे। कितनी दूरी चला है? dl। समझ में आया भाई? चलो, आपने क्या निकालना है? वर्क। वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इसको इस पे भी आएंगे अपन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं अपन। प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इस पिस्टन पे लगने वाले फोर्स को या इस पिस्टन पे लगने वाले प्रेशर को, जो कि P एक्सटर्नल के बराबर है, उसको मैं कैसे बोल सकता हूं? जो भी फोर्स लगेगा इसमें डिवाइडेड बाय इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से फोर्स बराबर क्या आ जाएगा भैया? फोर्स बराबर आ जाएगा P एक्सटर्नल इंटू ए। क्या आ गया? फोर्स बराबर P एक्सटर्नल इंटू ए। इसको उठा करके मैंने यहां पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 W बराबर फोर्स की जगह मैंने लिख दिया P एक्सटर्नल इंटू एरिया,
और अगर आप इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट चढ़ा है, dl, या dl नहीं समझ में आ रहा तो डेल्टा एल लिख दो, वो भी चलेगा। डेल्टा एल थोड़ा बड़ा है, अभी डेल्टा एल लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a इंटू डेल्टा एल। अब एरिया इंटू हाइट कह लो, एरिया इंटू हाइट, ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, एरिया इंटू लेंथ या हाइट कह लो, एरिया इंटू किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम के, आ जाएगा वॉल्यूम के बराबर। तो ये बराबर हो गया आपका P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक। अब बात करते हैं इन केस ऑफ कंप्रेशन। अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, जैसे अभी यहां हो रहा है, तो कंप्रेशन वाले केस में बाद वाला वॉल्यूम कम हो जाएगा, और कंप्रेशन वाले केस में बाद वाला वॉल्यूम कम होगा, मतलब V2 इज लेस एज कंपेयर टू V1। डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस V1। कौन छोटा है, V2 छोटा है, V1 बड़ा है। तो मैं यहां से वर्क डन निकालूंगा, तो छोटे में से बड़ा माइनस करूंगा तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली इन केस ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन करता, अगर मैं इसको फैला देता या और ऊपर उठ जाता, और ऊपर उठ जाता, तो बाद वाला वॉल्यूम क्या होता, बाद वाला वॉल्यूम बड़ा होता, बाद वाला वॉल्यूम बड़ा होता ना एक्सपांशन के केस में। तो एक्सपांशन के केस में V2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू V1। ऐसे केस में डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। V2 बड़ा है, V1 छोटा है। ऐसे केस में डेल्टा V की वैल्यू कैसी आती, डेल्टा V पॉजिटिव आता, ठीक है, डेल्टा V पॉजिटिव आता। अब अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां अगर मैं वर्क डन निकालने जाता, तो वर्क डन है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अपन ने ऊपर निकाला है, देखो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो अगर मैं निकालने जाता तो P एक्सटर्नल, तो चलो एक प्रेशर है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी, 2 atm, 4 atm, 5 atm, बाहर कैसे आ गया, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन डेल्टा V इस केस में कैसा आ रहा है, डेल्टा V इस केस में नेगेटिव आ रहा है। तो मेरा वर्क डन कैसा हो जाता, मेरा वर्क डन नेगेटिव हो जाता, ठीक। अगर मैं बात करूं एक्सपांशन की, तो एक्सपांशन के केस में वर्क डन का यही फॉर्मूला है, P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल तो पॉजिटिव है, डेल्टा V भी यहां कैसा आ रहा है, एक्सपांशन के केस में पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों पॉजिटिव हो गया, तो मेरा वर्क डन कैसा आ जाता भैया, पॉजिटिव आ जाता। लेकिन आप खुद सोचो, कंप्रेशन यानी दब रहा है, दब रहा है यानी क्या है, दब रहा है यानी वर्क डन क्या है, वर्क डन दबा रहा हूं मैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होना चाहिए बताओ, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन मेरा वर्क डन कंप्रेशन में, यानी ये हो गया क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम मेरा कैसा होना चाहिए भैया, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन मैं मैथमेटिकली निकाल रहा हूं तो नेगेटिव आ जा रहा है। समझ में आ रही बात। एक्सपांशन वर्क डन, एक्सपांशन वर्क डन, नीचे से एक्सपांशन कराना, मतलब ये क्या हो गया, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद काम कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे केस में वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन मेरा वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। समझ में आई प्रॉब्लम, क्या समझ में आई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि 2 पन्ना पहले केमिस्ट्री के मास्टर ने लिखा है साइन कन्वेंशन। उसने साइन कन्वेंशन में बड़ा चौड़ा होकर लिखा दिया कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद काम करेगा, एक्सपांशन वर्क डन होना चाहिए नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कोई दूसरा काम करेगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। 2 पेज बाद उसने डेरिवेशन कराया।
डेरिवेशन कराया तो जिसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आना चाहिए वो नेगेटिव आ रहा है, और जहां वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आना चाहिए वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब तो केमिस्ट्री वाले खुद ही फंस गए कि कैसे करें करके। तो देखो मैं किसी के साइड नहीं हूं, मैं तो गरीब आदमी पेट भरने कमाता हूं और कुछ नहीं, पेट घर भरने के लिए पढ़ा रहा हूं, मेरे क्या है नहीं। इन लोगों ने बड़ी चालाकी दिखाई, इन्होंने बड़ी चालाकी क्या दिखाई, इन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई कि बोले भैया जिसको पॉजिटिव आना था वो नेगेटिव आ गया, जिसको नेगेटिव आना था वो पॉजिटिव आ गया, साइन ही तो बदलना है। तो साइन बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन सामने लगा देते हैं। तो इन्होंने एक माइनस सामने लगा दिया। माइनस काहे के लिए लगाया समझ में आया, माइनस इसलिए लगाया ताकि इनका बनाया हुआ साइन कन्वेंशन खराब ना हो, वो बच जाए, नहीं तो माइनस किसी डेरिवेशन से नहीं आया। वो बात मैं लिखा दूंगा आपको, फिलहाल आप यहां से चित्र बनाने के साथ साथ नोट करना शुरू करो, और किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया, है ना। कहां चला गया यार वो, ये पेज में चला गया, वही मैं बोलूं कहां चला गया करके। सर तो साइन कन्वेंशन उल्टा क्यों नहीं कर लेते, मैं तो बहुत बार बोला उल्टा कर लो। मैंने 2-3 बार सीबीएसई वालों को फोन भी लगाया, हेलो सीबीएसई, तो बोलते कौन बोल रहा है करके, तो मैंने बताया मोहित साहू, तो 2-3 बार तो नाम सुन के ही फोन काट दिया। एक बार पूछा क्या हो गया, बार बार क्यों लगाता है, तो मैंने यही वाला आइडिया दिया अमीश उनको, इसको उल्टा क्यों नहीं कर लेते। फिर सुनने के बाद उन्होंने काट दिया, तो मेरी कोई सुनता नहीं, मैं तो बोल रहा हूं उल्टा करके सारा पंगा ही खत्म कर लेना चाहिए, मगर वो नहीं होता, ऐसा ही है, ऐसे ही चल रहा है तो चलाना पड़ेगा। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं ना। मेरा मोबाइल का चार्जर गिर गया। मेरा छोटा सा काम है तुम्हारे दुख दर्दों को दूर करना, मैं उसी की कोशिश करता रहता हूं, बस इतना बन जाएगा तो बताना, फिर मैं ऊपर करूंगा। हो गया, इसीलिए मैं मना कर रहा था कोई ऑफलाइन क्लास में नहीं आएगा अभी, क्या है मैं ठीक वीक रहा हूं, 2-4 दिन मेरे को ठीक हो जाने दो, उसके बाद आना है नहीं। जैसे किसी का एग्जाम जल्दी है बेटा, फरवरी 1st वीक में है, तो मेरे को पहले इंफॉर्मेशन दे देना, बस बहुत सारे लोगों का है, पता नहीं स्कूल वाले भी पागल हो गए। जो मैं मदद कर पाऊंगा थोड़ी बहुत कर दूंगा, बाकी अपना बचेगा तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो बच ही जाएगा, हाइड्रोजन भी बच जाएगा। क्योंकि मैं भी क्या करूं, इतना जल्दी जल्दी इन लोगों ने एग्जाम ले लिया, और ऑनलाइन क्लास में यार स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं होती, तो हम लोग पहले कितना कितना पढ़ा डालते थे। चलो हो गया। हाई स्कूल वाले भी अचानक से बताते हो तो बहुत तकलीफ है उन लोगों की, पढ़ाया उन्होंने भी कुछ नहीं है, पेपर उनको सारे लेने हैं। आ जाओ भैया। हाँ तो टाइम होगा ना उसमें, अभी तुरंत थोड़ी ना। हाँ हाँ बहुत टाइम है। मेरा टारगेट है कि 15 फरवरी तक मैं सिलेबस निपटा दूंगा, मेरा पूरा टारगेट ही है 1 महीने में। मगर वही है कि मैं भी क्या करूं यार, एकदम हड़बड़ी में भी नहीं पढ़ा सकता ना, अब मेरी खुद की हालत नहीं, पहली बात। ऐसे तो होता है यार, अब इस साल का तो पता नहीं मेरे को, ऐसे तो 11th में होता है प्रैक्टिकल, इस साल पूरा स्कूल वालों के हाथ में। वर्क डन इन स्पेशल केसेस, अलग अलग स्पेशल केसेस में वर्क डन। सबसे पहला लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। मैं इतना वादा कर सकता हूं, अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा ना तो तुम्हारा भाई बैठा है, चिंता नहीं करना, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता, बस मेरे को पहले इंफॉर्मेशन दे देना, मैं और क्या कर सकता हूं। यही वाली कहानी, बस वैसे मैं वैसा कुछ कराना नहीं चाहता तुम्हें, मगर इस बार बहुत बुरा फंसाया तुम लोगों को, है ना। तुम्हारा बहुत बड़ा जिगरा है कि तुम ऑनलाइन इतना दिन पढ़ गए साल भर,
नहीं तो मेरा बस चले तो मैं एक भी दिन नहीं पढ़ पाता भैया। कभी कहाँ कूं की, कभी मास्टर का आवाज नहीं आ रहा, कभी वीडियो नहीं आ रहा, कभी ऑडियो नहीं आ रहा, कभी चलते चलते रुक गया, पढ़ने का मन ही ना करे आदमी का ऐसे में। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी V1 बराबर V2 या कह लो डेल्टा V बराबर 0। वर्क, अच्छा एक मिनट, इसको लिखने से पहले एक बात लिखना भूल गया, वो जरूर लिखेंगे नोट करके, फिर छूट जाएगी वो बात। इसको लिखने से पहले नोट करके लिखेंगे। द नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन प्लेस्ड बिफोर, द नेगेटिव साइन प्लेस्ड बिफोर, नेगेटिव साइन प्लेस्ड बिफोर the formula of work done, the negative sign placed before the formula of work done is placed only to save, is placed only to save sign convention. Negative sign is placed only to save sign convention. जो sign convention हमने लगाया है उसको बचाने के लिए, ओनली टू सेव साइन कन्वेंशन। ठीक, बाकी और कुछ नहीं, नेगेटिव वो लगाया है तो लगाया, वैसे चल रहा है। अच्छा ये आ जाओ आइसोकोरिक प्रोसेस में। क्या हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस में? आपका वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा V बराबर 0, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अगर मैं डेल्टा V को 0 पुट कर दूं तो वर्क डन कितना आ जाएगा ऐसे केस में? 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस में बहुत बार आपको सताएगा ऐसे में। मैं भी एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत सारा डेटा रहेगा, बाद में समझ में आएगा अरे प्रोसेस तो आइसोकोरिक है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, वर्क डन 0 आ जाएगा। अभी आज तो नहीं, अगली क्लास में कल कराऊंगा, है नहीं। दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में बाहर से हीट लेना या अंदर की हीट बाहर देना, हीट का लेन देन एडियाबैटिक प्रोसेस में अलाउड नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q बराबर 0 होता है, हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। और अगर हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है। सॉरी, Q बराबर 0 हो गया और Q बराबर, अगर मैं 0 पे, डेल्टा U बराबर Q प्लस W कहां से आया? ये आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, FLOT मेंशन कर देना। तो यहां अगर मैं Q बराबर 0 लिख दूं तो डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन डेल्टा U के बराबर हो गया। वहां वर्क डन 0 के बराबर था, यहां वर्क डन डेल्टा U के बराबर हो गया। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसमें इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल स्टेट। जहां से रिएक्शन शुरू हुआ वहीं जाके रिएक्शन खत्म होगा। इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। मतलब जो कोई सा भी स्टेट फंक्शन है वो स्टेट पे डिपेंड करता है, और जब आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा तो स्टेट फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। अब इन तीनों में डेल्टा U, Q प्लस W में केवल U ऐसा है जो स्टेट फंक्शन है। वर्क और हीट दोनों पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट दोनों पाथ फंक्शन है, केवल U स्टेट फंक्शन है। तो U1 बराबर क्या आएगा? U2। स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होगा। U1 बराबर U2 आ गया तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1 बराबर 0, क्योंकि दोनों इक्वल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, क्या कहता है? डेल्टा U बराबर Q प्लस W। डेल्टा U की जगह, बे हटना बे, डेल्टा U की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। 0 बराबर Q प्लस W, यहां से वर्क डन आ जाएगा माइनस Q के बराबर। वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? माइनस Q के। समझ में आया? ये तीनों नोट करो जल्दी से। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया 11:17-18 हो रहे, तो इसको नोट करो। और आज के लिए इतना, अगली क्लास में अपन लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन देखेंगे। इसको नोट कर लो और नोट करके निकलो। नमस्कार। कल दोपहर के 3 बजे MWF वाले
और 5 बजे वापस थर्मोडायनेमिक्स। तो 5 बजे सब तैयार रहना, ठीक है। नमस्ते।